आज मैंने सोचा कि कुछ ऐसा वीडियो बनाऊंगा मेलवेयर डेवलपमेंट के बेसिक्स पे। एकदम एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे, एक बेसिक मेलवेयर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं शेल कोड रनर। सो व्हाट इज़ दिस शेल कोड रनर? शेल कोड रनर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि शेल कोड एग्जीक्यूट कर सके एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे कि दिखाने से पहले सबसे पहले हम अपना वीएम स्टार्ट कर देते हैं। सो हम विंडोज़ पे मेलवेयर डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स लिनक्स पे तो हम नहीं करेंगे, विंडोज़ पे ही करेंगे। तो विंडोज़ स्टार्ट कर देते हैं और तब तक मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ कैसे काम करता है। सो मैं dev shm में चला जाऊँगा और ये जो app.c है ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये सेम जो भी है वो कोई काम का नहीं है, उसको छोड़ो। तो अब जो हमको करना है, सबसे पहले हमको जानना है कि एक शेल कोड रनर क्या होता है। उससे भी पहले एक शेल कोड क्या होता है। तो शेल कोड इज़ लाइक ए सीरीज़ ऑफ असेंबली इंस्ट्रक्शंस, मशीन इंस्ट्रक्शंस, जो कि कंप्यूटर में डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब जो वो चीज़ ना सीपीयू अपने आप समझता है। सीपीयू की भाषा में आप उसको दे रहे हो, प्रोसेसर की भाषा में एक ऐसा कोड है शेल कोड जो कि आपके लिए एक मे बी एक रिवर्स शेल स्पॉन कर सके या एक कोई प्रोग्राम रन कर सके, कुछ भी कर सकता है। सो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले शेल कोड जनरेट करना सिखाता हूँ। शेल कोड जनरेट करने के काफ़ी तरीके हैं। सबसे ईजीएस्ट और सबसे डिटेक्टेबल तरीका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का यूज़ करना है, क्योंकि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो बाहर जो आवाज़ हो रही है सबसे पहले इसको इग्नोर करो, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है। सो घर के बाहर गाड़ियाँ तो चलते रहती है, तो इनको इग्नोर करो। सो जो मैं कह रहा था, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से जो पेलोड्स हम बना सकते हैं, जो शेल कोड्स हम बना सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिटेक्टेबल है, क्योंकि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क बहुत रेपुटेड है और इसका जो पेलोड्स बनाता है, जो एमएसएफ वेनम से हम बनाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेक्टेबल है। सो जब प्रोफेशनली हम बनाते हैं तो उसमें हम कस्टम मेड शेल कोड यूज़ करते हैं, और अभी हम प्रोफेशनल तो कुछ कर नहीं रहे, तो हम एमएसएफ वेनम का यूज़ लेंगे। पर चिंता मत करो, जब टाइम आएगा कस्टम शेल कोड बनाना भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले एक लिनक्स के लिए शेल कोड बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है। सो गाड़ियों को प्लीज़ इग्नोर करना। सो कमांड है एमएसएफ वेनम। सो मैं सबसे पहले थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एमएसएफ वेनम, और इसका जो एक सेकंड, हाँ, एमएसएफ वेनम, और इसका जो कमांड होगा -p फॉर पेलोड, देन लिनक्स, एंड आवर इज 64 बिट, एंड सबसे बेसिक शेल कोड जनरेट करते हैं। शेल अंडरस्कोर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। सो यहाँ पे एक चीज़ है, लिनक्स के लिए बना रहे हैं, 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए बना रहे हैं, और अब शेल मतलब एक नॉर्मल रिवर्स शेल जो कि नेटकैट से हम रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए मेटास्प्लॉइट का जो एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर है उसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, नेटकैट से हम रिसीव कर सकते हैं। ये अंडरस्कोर का मतलब है अनस्टेज्ड। शेल के बाद जब अंडरस्कोर आ रहा है, इसको कहते हैं हम अनस्टेज्ड। अनस्टेज्ड पेलोड का मतलब ऐसा है कि उसमें ना कोई स्टेजर नहीं है। स्टेजर मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो कि वो खुद मैलिशियस नहीं है, पर वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है और फिर रन करता है, तो उसको एक स्टेजर कहते हैं। तो स्टेजर नहीं है ये अनस्टेज पेलोड है। अगर स्टेज्ड बनाना होता तब हमको ये यूज़ करना पड़ता, /shell reverse TCP, shell/reverse TCP। सो इसके लिए हमको मेटास्प्लॉइट के एमएसएफ कंसोल का ज़रूरत पड़ता, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल यूज़ करेंगे। जो एल होस्ट होगा, सो मैं इसको हटाता हूँ, एल होस्ट होगा, उसके लिए हम ये तो हम नॉर्मल कर रहे हैं, तो
127.001 एल पोर्ट जो होगा, तो उसके लिए हम जो सबसे मोस्ट यूज्ड एल पोर्ट है 443, और एग्ज़िट फंक हम दे सकते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत है नहीं। एग्ज़िट फंक इक्वल टू थ्रेड। एग्ज़िट फंक का काम यह है कि जब प्रोग्राम जब प्रोग्राम रन करेगा तो इसको क्या मेन थ्रेड में रन करना है या कोई सब थ्रेड में रन करना है। अगर सब थ्रेड में रन होगा तो प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन होगा, तो नॉर्मल प्रोसेस एग्जिट कर जाएगा, बट प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन होगा, तो वो थोड़ा बेटर होता थोड़ा सा, इसलिए हम एग्जिट फंक इक्वल टू थ्रेड का यूज़ करते हैं। और सबसे जो मेन ऑप्शन है वो है -F। -F का मतलब है फॉर्मेट, और -F में हम देंगे रॉ का मतलब शेल कोड, ठीक है। और शेल कोड मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में दिखने में कैसा होता है, और एक आउटपुट कर देंगे हम, तो उसको आउटपुट करेंगे शेल कोड डॉट बिन नाम के फाइल में। बाहर के आवाज़ को सब इग्नोर करो, तब तक हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पासवर्ड दे रहा हूँ मैं। तो पेलोड जनरेट हो चुका है, शेल कोड हमारा जनरेट हो चुका है। अगर इसको कैट करें, देखना क्या होता है, पता नहीं क्या है, ठीक है। ऐसे अनप्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। और अगर हमको इसको फाइल करें, शेल कोड डॉट बी फाइल कमांड दिखाता है कि ये कौन से टाइप का फाइल है। सो बस ये डेटा है, ठीक है। इसको अगर हमको ओपन करना है तो हम अगर लेट्स से सबलाइम टेक्स्ट में अगर इसको ओपन करने की कोशिश करें, शेल कोड डॉट बिन, वैसे इन बाकी चीज़ों को आप इग्नोर करो, वो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, सो वो दूसरे प्रोजेक्ट उनको इग्नोर करो। तो ये देखो, ये जो एक है ये आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में है, ये हेक्स में है। देखो F है 0F 6A295899, ये सब हेक्स में है, ये आप समझ पाओगे नहीं। पर ये क्या कर सकता है, अगर देखो इसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ शायद, उसके लिए मुझे लिसनर ओपन करना पड़ेगा एक nvlp 443, और अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, देखना क्या होगा। एग्जिट होगा नहीं अभी, ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं होगा कि रॉ फॉर्मेट में है, ये रॉ फॉर्मेट में एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। इसको अगर हम एल्फ फॉर्मेट में करेंगे लिनक्स के लिए, तो उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ एक सेकेंड, एक एल्फ फॉर्मेट में कैसा होता है, आप समझ जाओगे कि कैसा होता है चीज़। और शेल कोड उसका नॉर्मली शेल कोड रहने देते, शेल कोड डॉट बिन नहीं। सो शेल कोड हो गया, और फाइल अगर शेल कोड करेंगे तो ये ELF64 एग्जीक्यूटेबल है। सो शेल कोड डॉट बिन का हम परमिशन नॉर्मल कर देते हैं 644 शेल कोड डॉट बिन, और chmod +x शेल कोड। अगर हम शेल कोड के एग्जीक्यूट करेंगे, देखना क्या होगा। कनेक्ट आया, web मारते रूट आया, ls यहाँ तक रिवर्सल हमको मिल गया। तो ये काम है शेल कोड का। हम पहले शेल कोड को रिमूव करते हैं, शेल कोड का कोई ज़रूरत नहीं, हमको बाइनरी फाइल से मतलब है। सो ये है शेल कोड का रॉ फॉर्मेट में, और यदि लिनक्स के लिए आप समझ गए कि कैसे शेल कोड काम करता है। अब इसको तो हम डायरेक्टली सी के कोड में यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम जो करते हैं, आउटपुट कुछ नहीं देते और एफ में सी देते हैं। शेल कोड ही ये बना रहा है बस सी के फॉर्मेट में ये शेल कोड बना रहा है, ताकि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो देखो
/x6 है, /x29, /x58। और अगर मैं एक फिर से सबेल को करूँ, सबेल दिखेगा नहीं वो। अगर आप बैक करके आप देख सकते हो, कोई बात नहीं। तो उसमें भी देखना कि जो जब मैं सबलाइन में उसको ओपन किया था तब भी 6A29 स्पेस देके 5899 ऐसे सेम टू सेम वो था उसमें शेल कोड में। तो वही चीज़ है, सेम ही है, बस सी के फॉर्मेट में है। और इस चीज़ को हम सी में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और ये हम यूज़ करेंगे भी। तो अभी लिनक्स के लिए तो कोई ज़रूरत है नहीं हमको, तो विंडोज़ में बनाएंगे हम। पर अभी के लिए इस shellcode.bin को मैं डिलीट करूँ कि इसकी कोई काम है नहीं, आपको समझा दिया। लिनक्स के कॉन्टेक्स्ट में आप विंडोज़ में बनाएंगे हम, तो उसके लिए पहले इसको साइड पर हटा। चलो अब काम पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक टर्मिनल ओपन करते हैं। क्या मैं जूम कर सकता हूँ इसको? नहीं। हाँ, हो गया। अब मैं जाता हूँ डेस्कटॉप के फोल्डर में, और अगर दिखाओ तो वही सब है, सिंपल। और मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ इसमें, मैलवेयर। सो मैलवेयर में जाता हूँ मैं। एलएस तो काम करेगा नहीं, सो इसमें कुछ है नहीं। तो अब सबसे पहले हम अपना शेल कोड वाला प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबलाइन में ओपन करूँगा मैं, और runner.c, कि सी में बनाएंगे हम। और मैं इसको सॉरी, इसको नहीं, हाँ, इन चीज़ों को छोड़ो, वो मेरी पुरानी प्रोजेक्ट्स थी, उनको छोड़ो। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले इंक्लूड करेंगे हम stdio.h, और हम करेंगे इंक्लूड हाँ, ऐसे नहीं है, सिंटैक्स गलत है, ऐसा windows.h। ये दोनों हेडर फाइल हमको लगेगी। थोड़ा सा छोटा कर दो, ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, अब ठीक है। मेन फंक्शन मान लेते हैं हम। तो अब हमारा कोड स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले तो हमको शेल कोड जनरेट करना पड़ेगा, पर शेल कोड जनरेट करने से पहले हम एक डमी शेल कोड बना लेते हैं। सो अनसाइंड कैर जो क्या कहते हैं इसको, कैरेक्टर एरे, और लेट्स से उसको नाम देते हैं पेलोड। और पेलोड नहीं, उसमें क्या था, बफ। सो बफ इक्वल्स /x, ऐसा नॉर्मल कन्वेंशन में देते हैं, ऐसे डमी पेलोड में DEAD और सो ये जो डमी शेल कोड है डेड बीफ, तो ये ऐसे कन्वेंशनल यूज़ किया जाता है इसको। तो ये है हमारा कन्वेंशनल शेल कोड, जिसमें हमारा एक्चुअल शेल कोड आएगा बाद में। अब हमको शेल कोड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? ऐसे तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये तो हेक्स में है।
इसको एग्जीक्यूट करने का एक तरीका है। क्या तरीका? सबसे पहले हमको एक मेमोरी लोकेशन को मतलब एलोकेट करना पड़ेगा इस शेल कोड के लिए, और फिर इस मेमोरी को, पहले गाड़ी चल जाती है यार, गाड़ियों को जाने दो। इन गाड़ियों के हॉर्न को सबसे पहले प्लीज़ इग्नोर करो। इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका है, सबसे पहले मेमोरी हमको एलोकेट करनी पड़ेगी। एक बार मेमोरी एलोकेट हो गई तो उसमें हमको शेल कोड को डालना पड़ेगा, फिर मेमोरी एड्रेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और शेल कोड रन हो जाएगा। और उसके लिए कोड लिखने से भी पहले एक सबसे मेन चीज़ जो कि मैं भूल गया करना, उसको कहते हैं विंडोज़ डिफेंडर को ऑफ करना। विंडोज़ डिफेंडर को अगर हम ऑफ़ करेंगे नहीं तो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब हद से ज़्यादा आसान है। तो इसको डिटेक्ट आराम से कर लेगा, इसको रन करने देगा नहीं, तो इसको सबसे पहले ऑफ़ कर देते हैं। और इसको क्रॉस करो। अब हम बनाएंगे, सबसे पहले हमको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। उसके लिए एक वॉइड पॉइंटर हमको लेना पड़ेगा। ये वॉइड पॉइंटर हमको लेना पड़ेगा, और ये तो हम हैंडल भी ले सकते हैं। हैंडल जो कि windows.h से आता है, ये हैंडल क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल तो नहीं, इसको डेटा टाइप, जो कि windows.h से आता है। उसका मतलब वॉइड स्टार ही है। वॉइड स्टार के वॉइड पॉइंटर की तरह ही काम करता है, पर हम हैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। सो हैंडल और जैसे मेमोरी इक्वल्स टू, हमको एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है वर्चुअल एलॉक। सो वर्चुअल एलॉक एक ऐसा फंक्शन है जो कि मेमोरी एलोकेट करता है विंडोज़ एनवायरनमेंट में। अभी मैं लिनक्स की बात कर नहीं रहा। तो वर्चुअल एलॉक को हम यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको ओपन करना पड़ेगा ब्राउज़र, और ब्राउज़र में हमको इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि मैलवेयर डेवलपमेंट करने के लिए ना डॉक्यूमेंटेशन से अच्छा चीज़ कुछ होता नहीं है। वर्चुअल एलॉक MSDL तो आ गया, इसको ओपन हो देते। हाँ तो थोड़ा सा, हाँ तो सबसे पहले एक LP एड्रेस आता है, उसके बाद DW साइज़, उसके बाद फाइल एलोकेशन टाइप और प्रोटेक्शन। सो ये एड्रेस क्या है? द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द रीजन टू एलोकेट द मेमोरी इज बीइंग, इफ दिस पैरामीटर इज नल द सिस्टम डिटरमाइंस वेयर टू एलोकेट द रीजन। तो सिस्टम अगर डिटरमाइन करता है तो हमको माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं, तो हम नल देते हैं सबसे पहला, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड आर्गूमेंट क्या है? DW साइज। सो द साइज ऑफ द रीजन इन बाइट्स, इफ द एड्रेस पैरामीटर इज नल द वैल्यू इज राउंडेड अप टू द नेक्स्ट पेज बाउंड्री, अदरवाइज एलोकेशन पेजेस इंक्लूड ऑल पेजेस 1 or more बाइट्स इन द रेंज फॉर ब्ला ब्ला ब्ला। सो इसमें हमको नॉर्मल सी बात है देना पड़ेगा कि कितना बड़ा हमारा बफर है। सो हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं साइज ऑफ और बफ, सिंपल। और अब आता है दो इम्पोर्टेंट चीज़, FL एलोकेशन टाइप, और तो पहले इसको देखते हैं, FL प्रोटेक्ट बाद में देखते हैं। तो मेमोरी एलोकेशन दिस पैरामीटर मस्ट कॉन्टेन, अच्छा सबसे पहले हमको मेम कमिट तो डालना पड़ेगा ही, एलोकेट्स मेमोरी चार्जेस from the overall size of memory and paging, तो to reserve and commit pages in one step or virtual एलॉक with mem commit, और ये पाइप का साइन, उसके बाद मेम रिजर्व। तो हमको रिजर्व भी करना है और कमिट भी करना है, तो उसके लिए मेम कमिट और मेम रिजर्व को ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। अब हम नॉर्मल मेम कमिट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेम कमिट और मेम रिजर्व जो कि है ना, वो थोड़ा सा बेटर होता है। और इसमें हमको डीपली जानने की ज़रूरत है भी नहीं,
पर जितना जानना है कि ये थोड़ा सा बेटर होता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट जो है एफएल प्रोटेक्ट टाइप। सो हाँ, कहाँ गया एफएल प्रोटेक्ट। तो इसमें हमको इसको प्रोटेक्शन कहते हैं। तो प्रोटेक्शन क्या है, मतलब परमिशन भी कह सकते हो। तो ये हमको परमिशन देना पड़ेगा कि रीड राइट तो हो सकते, रीड मतलब मेमोरी से कुछ, मतलब हम रीड कर सकते हैं कि राइट मतलब मेमोरी पे हम कुछ राइट कर सकते हैं यानी, और एग्जीक्यूट मतलब मेमोरी लोकेशन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि। तो हमको तीनों चाहिए, ठीक है, तीनों चाहिए, और इसलिए हम पेज एग्जीक्यूट रीड राइट यूज़ करेंगे। पेज अंडरस्कोर एग्जीक्यूट अंडरस्कोर रीड राइट। सो और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो है ना, इसको डिटेक्ट करना बहुत आसान है, इसलिए ये बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है। पर अभी के लिए क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो ठीक है। तो मेमोरी हमारा बन गया। अब हमको क्या बनाना है, इसको सबसे पहले इसमें हमको शेल कोड को डालना पड़ेगा। शेल कोड को इसके अंदर डालने के लिए हम जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम उसको वर्चुअल अलाउक में हमको डाल दिया, इसको मेमोरी हमको एलोकेट कर दिया हमने। और हम जो याद आया मुझे, अभी हमको मेम कॉपी फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। मेम cpy फंक्शन को यूज़ करने के लिए मेम कॉपी msdn मेम कॉपी का एक डेस्टिनेशन है, एक सोर्स है और एक काउंट है। तो इसका तो सिंपल ही है। इसका मतलब है हम मेमोरी में डालना है और बफर को डालना है और साइज़ ऑफ बफर, सिंपल। और अब अगर हमको कुछ मेमोरी एग्जीक्यूट करना है, इसका एक सिंटैक्स होता है, और ये सिंटैक्स आपको याद होगा नहीं, ये पहले से ही मैं बता देता हूँ, तो उसको सर्च कर लो। एक्सिक्यूट मेमोरी इन सी सिंटैक्स। तो एक ये है। तो इसमें मैं बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ, तो इसको ही मतलब दिखाया गया है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया। तो ये भी सेम चीज़ करता है। सो ये है सिंटैक्स, ये है सिंटैक्स, और इसको आपको याद होगा नहीं तो इसको, और ये जो एग्जैक है ना, एग्जैक को हमको चेंज करना है हमारे मेमोरी से, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल नेम था ना वो मेमोरी है, तो उनका वेरिएबल नेम एग्जैक है। आप देख सकते हो void स्टार एग्जैक, जो कि हम हैंडल यूज़ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सेम ही है। सो इसलिए उन्होंने एग्जैक यूज़ किया है, हमको मेमोरी यूज़ करना है, और होपफुली ये एग्जीक्यूट करना चाहिए, और इसका कुछ आउटपुट आना चाहिए तो नहीं, क्योंकि डेड बीफ एग्जीक्यूट हो नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। रन सी है अपने पास, gcc-o runner.exe runner बस। अब देखते हैं ये कंपाइल होता है क्या नहीं। आइडेंटिफायर मतलब क्या है? ओ अच्छा, मैंने सिंटैक्स में गलती कर दी, सॉरी, मैंने सिंटैक्स में गलती कर दिया। चलो
एक्सेस एलिमेंट्स, ओ ये तो कैरेक्टर एरे है, इसका ऐसे तो हम डाल सकते नहीं हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, सी शार्प करने के लिए मैं सी भूल गया। सी शार्प करते करते मैं सी भूल गया। चलो कोई बात नहीं। चलो आप कंपाइल तो हो गया, अब runner.exe को रन करके देखते हैं, और ऐसा होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि डेट भी मतलब कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे शेल कोड बना के इसको डालना पड़ेगा। तो शेल कोड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सबसे ना, हम -p विंडोज़ शेल रिवर्स TCP। अब एलहोस्ट मैं दूंगा अपना WLAN 0, क्योंकि वही जो है ना कि वर्चुअल मशीन में, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो हमारा लोकल नेटवर्क है तो उसको डालना पड़ेगा। और C# नहीं, हमको C में चाहिए। बाद में C# पे भी वीडियोस आएगी, इसको याद रखना, क्योंकि C# बहुत अच्छा लैंग्वेज है, ये बहुत बड़ा होता है। सबसे पहली बात 1392 बाइट्स, वाह। अब इसके जगह हम इसको डाल देते हैं, और होपफुली इसको एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे कनेक्शन तो वापस मिलना चाहिए। तो GCC कर लेते हैं हम, और ये बेसिकली मेलवेयर है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम अभी देखते कि हमको शेल मिला है कि नहीं, और हमको शेल नहीं मिला। पर क्यों नहीं मिला? हमको शेल नहीं मिला, इसका एक पता है, इसका एक अद्भुत सा रीज़न है। ये क्यों होता है ये मुझे पता नहीं, पर एक चीज़ ये है कि ये ना, ये हमारा जो ये GCC है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है, पता नहीं क्यों। ये MingGW का नॉर्मल वाला है, पर पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। इसको ना हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरा कॉपी करते हैं, और मैं ना यहाँ यहीं पे एक मैं बनाता हूँ, और एक विम में नहीं, नैनो में खोलते हैं, और क्या कहते हैं उसको, runner.c पूरा पेस्ट करते हैं। आप देख लो पूरा कोड सेम ही है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। सो पूरा सेम ही है, Ctrl+S Ctrl+X, और ये ना हम क्रॉस कंपाइल करते हैं। ये आपके पास अगर MingGW32 होगा तो ये कमांड आपके पास होगा। सो runner.c -o runner.exe, और बस एंटर करते हैं, DINALS runner.exe हो गया। अब इसको हम अपलोड कर देते हैं इसमें। सबसे पहले हम runner.exe को हम एडिट कर देते हैं, और subtutil split chef 75 था, और उसमें हमको चाहिए runner.exe। मिल गया हमको। अब देखते हैं हमारा जो लिसनर है वो लिसन कर रहा है, तो लिसनर लिसन कर रहा है। अब हम इसको runner.exe को एग्जीक्यूट करते हैं, और अब हमको शेल मिलना चाहिए, और मिल गया है शेल। ये कोड में कोई एरर था नहीं, GCC में एरर था, और ये पता नहीं मुझे क्यों होता है, पर नेक्स्ट टाइम से मैं GCC में करूँगा नहीं, और मैं यहीं से क्रॉस कंपाइल करके डाल दूँगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर मैं CLS तो काम वैसे करेगा नहीं, यार सब है कोई बात नहीं। और नेट
यूज़र सब काम करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस TLS को छोड़कर सब काम करता है। सो ये है हमारा सबसे बेसिक मैलवेयर डेवलपमेंट। सबसे बेसिक मैलवेयर है रनर और सी को नहीं करते, rm.exe। तो यही है हमारा फर्स्ट वीडियो मैलवेयर डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज में है तो हिंदी में वीडियोस कभी मिलती नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हिंदी में ही कुछ बनाते हैं विंडोज़ पे स्पेसिफिकली, बिकॉज विंडोज़ में ना बहुत कम है, तो इसीलिए ये वीडियोस आती रहेगी, आप सपोर्ट करते रहना। सो दैट इज़ ऑल, एंड लीव करने से पहले एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो कि बोलना ज़रूरी है, कर देना यार। ऐसे वीडियोस आते रहेंगी, उसके लिए वेट करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।